नमस्कार। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, करीब सवा सौ साल पुराना। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। गैरत कौमी का मतलब होता है कि राष्ट्रीय शर्म। कौम माने राष्ट्र होता है, समाज होता है। अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। मैं फिर कहता हूं, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। ये आपको लेके पूरा देश उद्वेलित है। सवा सौ साल पहले इतना क्रांतिकारी बयान दिया था उन्होंने कि हिजाब, मर्दों पे के अक्ल पे जब पर्दा पड़ जाता है तब ये बातें होती हैं। एक प्रोग्रेसिव जेस्चर है, एक प्रोग्रेसिव तरीका है कि महिलाओं को भी वही सारी सुविधाएं मिले जो पुरुष को होती हैं। ये जनरल चीज है। लेकिन जब राज्य करता है, विंडिक्टिव राज्य करता है, मोदी के शासन काल में करता है, तब इस पे जो नाराजगी होती है वो उसके असरात अलग अलग होते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता। और फिर ये धर्म के कमजोरियों का मामला है। लिहाजा ये समाज से ही बदल सकता है, राज्य के कानून से नहीं बदलता। दलित प्रताड़ना के खिलाफ तो कानून आपने जमाने से रखा है। भारत के संविधान में तमाम ऐसे प्रोविजन आए, उसके बाद जबरदस्त कानून बने कि दलित की प्रताड़ना नहीं होगी। क्या रुक गया है? अभी 2 दिन पहले पूरे के पूरे गांव के लोग, एक दलित घोड़े पे चढ़ गया था तो आपने देखा कि कैसे हमला किया। तो स्टेट पावर से, स्टेट लेजिस्लेशन से आप धार्मिक सुधार नहीं कर सकते। ये बेसिक बात है, वो अंदर से आना चाहिए। 3 तलाक गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये औरतों के लिबर्टी पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात था। लेकिन जब एक स्टेट जिसपे ट्रस्ट कम हो उस वर्ग का, वो करता है, तब फिर बात कुछ अलग होती है। बहरहाल, मेरा मुद्दा ये नहीं था। ये जानी हुई बात है कि धर्म दरअसल इस दुनिया में आया ही गलत है। वो शोषण का एक माध्यम है। वरना हमारे और अल्लाह के बीच में, ये बीच का दूसरा कौन है? हमारे और हमारे भगवान के बीच में ये बीच बीच का कौन है? लेकिन वो है, और वही हमें रास्ता बताता है, वही हमसे सब कुछ गलत सही करवाता है, उस अल्लाह के नाम पे, उस भगवान के नाम पे। लिहाजा हम उसको छोड़ देते हैं। बस ये आपको हमने सिर्फ अपनी बात कहने के पहले एक, चूंकि मुझे याद था कि अकबर इलाहाबादी ने सवा सौ साल पहले ये बात कही थी। कबीर तो 500 साल पहले ये सब चीजें कहते रहे हैं। तो मैंने इसके लिए बताया। अब मैं आपको असली चीज बताता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट 18 जून को, आप जानते हैं कि लगभग जीत नेपोलियन की लगातार हो रही थी। ब्रिटिश फोर्सेस लगातार हार रही थी। वाटरलू में नेपोलियन हार गया। जानते उसका कारण क्या था? 18 जून 1815 की तारीख थी। नेपोलियन जब भी हमला या आक्रमण में जाता था, जब भी युद्ध करता था, तो उसकी सेनाएं रात के 3 बजे निकलती थी। रात के 3-4 बजे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में वो निकल जाता था। और इसका पता नहीं, उसको एडवांटेज काफी मिलता था। उस दिन नेपोलियन के को दस्त होने लगे, उसका पेट खराब हो गया और उसको दस्त होने लगे, लूज मोशंस होने लगे। लिहाजा सेनाएं करीब 11 बजे तक
तैयार हो पाई। जब थोड़ा सा वो लूज मोशन कम हुआ, तब नेपोलियन की सेना तैयार होके नेपोलियन लेके चला। उस समय प्रूशिया के मार्शल ब्लूचर एक तरफ से और दूसरी तरफ से लॉर्ड वेलिंगटन की सेना, मतलब ब्रिटिश सेना, जिसके जिसके कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड ऑफ वेलिंगटन, उन दोनों ने दोनों पहुंच गई। दरअसल अगर वो जल्दी चलता तो पहले वो वेलिंगटन इंग्लैंड की सेना को मार खत्म कर सकता था और उसके बाद दोपहर तक वो खत्म कर देता प्रूशियन सेना को, मार्शल ब्लूचर की सेना को। पर दोनों चूंकि एक साथ हो गए, नतीजा ये हुआ कि नेपोलियन हार गया। यूपी का चुनाव हो रहा है, आपने वेस्ट बंगाल देख ही लिया है। यूपी के 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसके इंडिकेशन साफ है, 2017 दोबारा रिपीट नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी कई फेजेस और भी हैं, पर एक बात बहुत साफ हो जाएगी, आप एग्रेसिव हिंदुत्व के फॉर्मेट में लाके इसको परमानेंट पॉलिटिकल इसका कन्वर्जन नहीं कर सकते। आप हिंदुत्व के नाम पे आप किसी पहलू खां, किसी जुनैद, किसी तबरेज, इनको लाके इनको मार के, तबरेज, जुनैद, पहलू खां और अखलाक, या चौराहे पे कोई दाढ़ी वाला जा रहा है और उससे जय श्री राम बुलवा के लुम्पेनाइज्ड हिंदू एग्रेशन, मैं इसको जो फ्रेज इस्तेमाल करता हूं, लुम्पेनाइज्ड हिंदू एग्रेशन, हिंदू एग्रेसिवनेस का लुम्पेनाइज्ड फॉर्म जो आप लाए हैं, जिसमें कप्पन एक पत्रकार हाथरस जब जाता है, जिसमें दलित बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं उच्च वर्ग के लोग और उसकी लाश को जला दिया जाता है, कलेक्टर साहब जबरदस्ती रात के अंधेरे में उस लाश को जला देते हैं ताकि कोई निशान न मिलने पाए, और जब उसको कवर करने के लिए एक केरल का जर्नलिस्ट जो दिल्ली बेस्ड था वो जाता है, तो वो आज तक जेल में है, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया और जेल में है। दुनिया भारत के किसी अदालत में को ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, एक कोई टेनी साहब है, नाम से ही आप समझ गए होंगे टेनी साहब है तो कैसे होंगे, उनका लड़का सरेआम कुचलता हुआ निकल जाता है और उसके पहले चेतावनी खुद टेनी साहब देते हैं कि मैं कौन हूं, जरा सा मेरा पास्ट पता कर लेना, मैं ये खाली मिनिस्टर नहीं, उसके पहले वाला हमारा पता कर लेना, लखीमपुर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब ये पब्लिक में धमकी देते हैं और उनका बेटा कुछ दिन में उस धमकी को अंजाम दे देता है और तब भी उसको जमानत मिल जाती है, तो आपको असली बात समझ में नहीं आती। आप समझते हैं कि एग्रेसिव हिंदुत्व का फॉर्मेट हर बार परवान चढ़ेगा, ये होता नहीं है। दरअसल तासीरन हिंदू रिलीजन जो है, इसके फॉलोअर जो है, ये लिबरल हो, तासीरन लिबरल होते हैं, रिलीजियोसिटी बहुत वीक फॉर्मेट पे होती है, और अगर वो होती है तो उसका इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, कलेक्टिव एस्पेक्ट आमतौर पे कम होता है। आप उसको लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैसे कि जब शिव मंदिर में जाते हैं लाखों की तादाद में लोग, कांवड़िए, आप कोशिश कर रहे हैं कि उनका वो फॉर्मेट आ जाए, उनको पुत्र पस उनको आप हेलीकॉप्टर से फूल गिरा के आप जरूर कोशिश करें। अभी आपने चुनाव में भी नाम लिया था उनका कि अब कोई कांवड़िए पे कुछ करके दिखा दे, कांवड़िए कितने सम्मान से निकलते हैं, आप कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज हिंदू एक लिबरल वो होता है, ये रिलीजन की तासीर है कि ये लिबरल होता है।
लिहाजा आपने देखा होगा, आपने मस्जिद विवादास्पद बिल्डिंग गिरा दी, आपने मंदिर मस्जिद अयोध्या की गिरा दी, लेकिन उसके बाद भी आपके वोट नहीं बढ़े। जो बढ़े वो बहुत थोड़े बहुत थे, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद जो चुनाव हुए 96, 91 में हुए, उसके बाद डिमोलिशन हुआ, उसके बाद आप गौर कीजिएगा राष्ट्रीय स्तर पे 96 में चुनाव हुए, 97 में हुए, 98 में हुए। आपने गौर किया होगा 96 के बाद 98, 99, और आप गौर करेंगे कि कभी भी कांग्रेस से बीजेपी का वोट ज्यादा नहीं था, हमेशा कम रहा, कभी भी नहीं बढ़ पाया 2014 तक। आपने बहुत बड़ा ये घटना थी कि आपने एक कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर जो 400 साल से चल रहा था, जिसका सिलसिला 500 साल से, उस स्ट्रक्चर को गिराया और बहुत ज्यादा हिंदू गैल्वेनाइजेशन हुआ, पूरे देश भर से लोग आए वहां, लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल गेन में कन्वर्ट नहीं हुआ आपके। और आप ताज्जुब करेंगे कि 96 का इलेक्शन, 98 का इलेक्शन, 99 का इलेक्शन, 98 में आपको जो सबसे ज्यादा वोट मिले थे परसेंटेज, वो भी कांग्रेस से 3% कम थे। 99 से आपका पतन शुरू होता है, बीजेपी का शासन था, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि 99 में वोट कम हुए, 2004 में कम हुए, 2009 में कम हुए, लगातार घटते गए बीजेपी के वोट। एग्रेसिव हिंदुत्व का जो फॉर्मेट है आपका, वो हिंदुओं को कबूल नहीं है, वो अखलाक को मारना बर्दाश्त नहीं करते। अगर गैर जरूरी, हाँ, जब कम्युनल डिस्टर्बेंस होता है तो इंस्टेंट एंगर होता है, ये तासीर है, इंस्टेंट एंगर होगा, लेकिन वो सस्टेन्ड पॉलिटिकल गेन में आप उसको नहीं ले सकते। आप कैराना दिखा के अगर कहना चाहे कि वोट दो, तो वो नहीं देगा। आप मुजफ्फरनगर के दंगे दिखा के वोट लेना चाहें, और ध्यान रखिएगा मुजफ्फरनगर के दंगे हुए 2014, 2013 में वो दंगे हुए थे। इससे बड़ा दंगा 2002 में गुजरात में हुआ था, बहुत बड़ा दंगा था, लेकिन उसका फायदा 2004 में बीजेपी हार गई देश में। किसी एक इलाके में दंगे का फायदा पॉलिटिकल देश भर में उसका असर नहीं होता, ये बात बीजेपी को समझना चाहिए। 2004 में बीजेपी हार गई, 2002 के इतने बड़े दंगे के बाद 2004 में हारी, 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। और अगर आपको गलतफहमी है कि दंगे की वजह से आपको पॉलिटिकल गेन मिलता है, तो नहीं, 2014 में आपको जो गेन मिला था वो मोदी का था, और इसलिए था कि लोग परेशान होके एक नया चेहरा ढूंढते हैं। बाई चांस ये कुछ मैसेज ऐसा चला गया कि आप सब विकास के प्रतिरूप हैं, विकास और आपका चोली दामन का साथ है, आप को टर्मिनस है विकास के साथ, विकास और आप यकसां, लिहाजा जनता ने आपको 14 में वोट दिया। 2013 में अगर आपको ये गलत फहमी है कि 14 में 13 के दंगे की वजह से वोट मिले, तो आप गौर कीजिएगा कि 2014 में मिले तो 2019 में वो बढ़ क्यों गए। वो वोट परसेंट आपका 31.3 से बढ़ के 36.5 क्यों हो जाता है? इसलिए नहीं कि आपने दंगा, आपके शासनकाल में दंगे में आप सफल, या आपके शासनकाल में वो घटना हुई, या उससे हिंदू कंसोलिडेट हो गया, वो नहीं था, वरना 2004 में आप ना हारते। इसलिए इस बात को मोदी की सरकार को, योगी की सरकार को, और बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं या ये पॉलिटिकल पार्टी, इसको समझ में आया कि दंगे, और अगर आपने ये रिपीटेड करा दिया या रिपीटेड ये दंगे हुए और उसका श्रेय लेना चाहा,
तो ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव अब होने जा रहा है। अब मोदी जी के चेहरे का जो देवत्व था वो खत्म हो रहा है और इसका मियाद होता है। देव के लिए वो गरिमा सने सने आपको लगातार उत्तरोत्तर बढ़ाना पड़ता है। देवत्व ऐसे मिल तो जाएगा लेकिन उसको रिटेन करना मुश्किल होता है। मोदी जी में देवत्व देखा गया, लेकिन जब आप वेस्ट बंगाल में दीदी और दीदी करते हैं तब उसको लगता है नहीं तो हमारा वाला है, ये कहीं से देव देव वगैरह नहीं है। और फिर जब हार जाते हैं तब उसका शक भी पुख्ता हो जाता है। और तब आप जब रिपीटेड दंगे की याद दिलाते हैं, बगल में सहारनपुर चले जाते हैं जबकि मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, तो आप बगल में चले जाते हैं, कानून का चुटकी बजाते मजाक उड़ाते हैं, तब आप देवत्व से नीचे चले आते हैं। और देवत्व को बरकरार रखने की एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप उत्तरोत्तर अपने को बेहतर मैसेज दें कि नहीं, देवत्व के सारे गुण हैं। आज मोदी जी का देवत्व क्वेश्चन में आ गया है। यूपी में जो हो रहा है, आप उस बड़ी गलतफहमी में है कि एग्रेसिव हिंदुत्व के पोस्चर से आप आक्रामक लुम्पेनाइज्ड हिंदुत्व लाके अगर आप सोचे कि मोदी जी को वोट देगा वो जनता, तो अब मोदी जी को इस फॉर्मेट से वोट नहीं मिलेंगे। अब आपके पास एक ही चीज है, जो विरोधियों पे आप व्यंग करते हैं, जो आपने वहां किया चन्नी पे व्यंग, देवत्व नहीं, देव ये नहीं करता है। देव की गरिमा बड़ी होती है। हिंदुत्व जब भी लुम्पेनाइज हुआ है, जब भी लुम्पेनाइज्ड हिंदुत्व का फॉर्मेट, एग्रेसिव लुम्पेनाइज्ड हिंदुत्व लाए हैं आप, तो गांधी मारा गया है। इसलिए इससे बचिए। कभी भी एग्रेसिव लुम्पेनाइज्ड हिंदुत्व सही परसेप्शन नहीं रख पाता है। हिंदुत्व उसको अपने ही फॉर्मेट में रहने दीजिए। उसका लुम्पेनाइजेशन, उसका एग्रेशन हिंदुत्व को वेवार्ड कर देगा, वो गलत फैसले लेता है। और इतना तय है कि लुम्पेनाइज्ड हिंदुत्व से आप पॉलिटिकल गेन नहीं कर सकते। आप उपद्रव तो करा सकते हैं, लेकिन सस्टेन्ड पॉलिटिकल गेन के लिए नेता का देवत्व, और देवत्व नहीं तो कम से कम एक नॉर्मल अच्छा भाव हो। अमित शाह से वो अच्छा भाव नहीं मिलता। जब मोदी जुझारू प्रवृत्ति दिखाते हैं और अटैक करते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर से व्यंग की शैली में, तो वो देवत्व से नीचे आ जाते हैं। इसलिए मोदी का वाटर, जो मैंने आपका जिक्र किया इस पूरे चर्चा के दौरान, कि लूज मोशन अगर ना होते नेपोलियन बोनापार्ट को, तो वो इतना बड़ा सैनिक था, इतना बड़ा जनरल था कि वो वाटरलू में हारा ना होता। यहाँ पे देवत्व की जो गरिमा है, उसको जितना जब जब आप जुझारू प्रवृत्ति दिखाते हैं और उसमें हल्कापन दिखाई देता है, जब जब ये लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व लाते हैं, तो वो कम हो जाएगा। और अब आपका वो कम होना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि जल्दी अगर आपने इसे नहीं रोका, तो एग्रेसिव लुम्पेनाइज्ड हिंदुत्व ये आपका वाटरलू होने जा रहा है। तो एक तो आप स्वयं आक्रामक ना होइए। अपने सेकंड इन कमांड अमित शाह का जो चेहरा है, उससे आप चाहें कि स्निग्धता आए, स्नेह आए, वो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इस फॉर्मेट को अगर आप रखेंगे, तो जो यूपी में होने जा रहा है वही पूरे देश में होगा। इससे जितनी जल्दी बचे तो अच्छा रहे। एक अच्छा शासन दे जिसमें सब लोग हो, सबका समाहन हो। आइए ना, विकास करिए। आपके पास बहुत स्कोप है। कौन सा क्षेत्र है जिसमें विकास हो रहा है? लेकिन अगर इसके इतर कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह वाटरलू साबित होने जा रहा है। देखना है इसको कितना जल्दी समझ लेते हैं देश के रहनुमा। अगर जल्दी समझ जाएंगे तो देश में शांति बरकरार हो जाएगी। और एक बात और, एग्रेसिव मेजॉरिटेरियन लुम्पेनाइजेशन
अगर ये आगे बढ़ता है, तो जो काउंटर रिएक्शन होगा, वो भी उतना ही खतरनाक होगा। तो इनसे बचना ज़रूरी है। हिंदुस्तान सीरिया ना बने, आपका वाटरलू ना साबित हो। इसका एक ही रास्ता है कि एक सिर्फ विकास पे रहें और प्रतिद्वंदियों को आप एक दुश्मनी से ना देखें। आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको आप द्वंदात्मक भाव से न देखें, उनके प्रति घृणा न रखें और शासन का दुरुपयोग उनके लिए ना करें। जब आप ये सब करते हैं, यूएपीए लगा देते हैं एक पत्रकार पे, लेकिन टेनी के बेटे को बचा लेते हैं, तो आपका देवत्व कुछ खाने नीचे आ जाता है। 2-4 बार आएगा तो लगेगा अरे ये तो अपने ही में से है, और तब मुश्किल होगी। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर कभी किसी और मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।